तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारा एनसीईआरटी बुक्स हैं। वैसे एनसीईआरटी बुक्स को तो मैं सारा करा दूँगी जितने भी हिस्ट्री के हैं या अदर सब्जेक्ट के हैं। तो 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी हैं उनके एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है, विद डिटेल्स। तो अभी जो मैं कराने जा रही हूँ इस वीडियो में वो है 6 की जो एनसीईआरटी वाली बुक है हिस्ट्री की, उसमें आपके जो हमारा अतीत वाला बुक है उसमें वैसे आपके 12 चैप्टर हैं। तो इसमें मैं अभी आपको 4 चैप्टर के एमसीक्यू करवाऊँगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, इन फसलों के उपजाने का श्रेय हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गेहूं और जौ की जो फसलें थी, यानी कि जो प्राचीन हिस्ट्री है, वैसे प्राचीन हिस्ट्री में गेहूं और जौ की फसलों के बारे में पूछा गया था कि इनकी क्या विशेषता थी। तो मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। इन्हीं फसलों को उपजाने का श्रेय हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों को दिया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो पहला क्वेश्चन सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, इन फसलों के उपजाने का जो क्षेत्र है हिमालय और विंध्य न होकर सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी उनको जाता है। ठीक है, जो आपकी सुलेमान और जो किरथर पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनको जाता है। तो पहला वाला आपका आंसर होगा सही। और ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही आंसर चुनना है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें आपके जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ था सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। तो आपका पहला जो आंसर है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसकी हम डिटेल में देख लेते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई है। और तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है गलत हो जाता है, क्योंकि जो इन नगरों का जो विकास था 5000 वर्ष पूर्व ना होकर 4700 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी थी सोन नदी, इसके आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन दिए गए हैं अवंती, वज्जी, काशी या मगध। तो आपका राइट आंसर होगा मगध। ठीक है, जो गंगा और इसकी जो सोन नदी थी इसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो यूपीएससी होता है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इन क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चनों के आंसर एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि भारत देश के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं
तो पहला कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और जो यूनानी थे, सिंधु को उन्होंने क्या कहा था, हिंदोस कहा था अथवा इंदोस, तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को जो क्या कहा गया, इंडिया कहा था। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की जो आरंभिक कृति थी ऋग्वेद में भी मिलता है। इसमें आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है इसमें आपके। क्वेश्चन पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, मतलब सॉरी क्या नहीं होती हैं। आपको गलत ऑप्शन आंसर बताना है, इसमें ऑप्शन बताना है, सॉरी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अतीत में अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। ये भी ठीक है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी आपका, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जो आपका चौथा ऑप्शन है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी होती हैं। ये आपका जो है ऑप्शन गलत है। एक बार इसका ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, तमिल हो गया, ठीक है। जो पांडुलिपियाँ हैं केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त न होकर काफ़ी स्थानों से मिली थी, और इनकी जो भाषा थी संस्कृत ना होकर प्राकृत भी थी, तमिल भी थी। तो चौथा जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के पर विचार कीजिए। तो अभिलेखों के बारे में आपको बताना है। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग आपके आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। तो देखिए, अभिलेख जो होते हैं सिर्फ पत्थरों में ही उत्कीर्ण नहीं किए जाते हैं, लेकिन अभिलेखों का यूज किस लिए किया जा रहा था, इसमें लोग क्या करते थे, जैसे अगर आपको कोई किसी को आदेश देना हो ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उन आदेशों का पालन कर सके, इसलिए अभिलेखों को ज़्यादातर खुदवाया जाता था। तो आपका आंसर जो ऑप्शन 2 होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वे अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका जो अभिलेख है सिर्फ पत्थर पर ही उत्कीर्ण किया जा सके, वो किसी धातु पर भी उत्कीर्ण किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था। अशोक के काफ़ी अभिलेख मिले गए थे, तो उसमें पूछा गया है कि जो कांधार से प्राप्त हुआ था वो कौन सी लिपि में था। तो ये था आपका यूनानी और अरामाइक लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ये आपका सही है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जितनी भी तिथियां होती हैं उनको बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व बीसी ईसा पूर्व कहलाती हैं। तो आपका दूसरा क्या है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती। तो ये भी आपका सही है। तो ए और आर आपका दोनों सही हैं। तो आपका जो आपका ऑप्शन ए होगा ये आपका राइट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर का, जो इसमें यूनिट 2 है,
चार यूनिट आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो इसमें आपको सारे मिल जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए एनसीईआरटी अगर हमारा क्लियर है तो हमें और जो और किताबें होती हैं उनको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यूनिट 2 की जो एमसीक्यू बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आंखें तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो आपका जो चिरांद है यहाँ पर से आपके मनुष्य के शिकार या खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले थे। आप इसका हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। भीमबेटका, हुंस्की व कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के जो आखेटक और संग्राहक होने के प्रमाण मिले थे, लेकिन तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि जो चिरांद है वो एक क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंस्की व कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। भीमबेटका का भी पूछा जाता है तो ध्यान देना, भीमबेटका आपका नर्मदा नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा, दाजोली हेडी। तो आपका जो पहला और दूसरा जो है आपका दोनों नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका, इसमें जितने भी आपके ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपके सारे क्या हैं, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको देखना है ऑप्शन, पत्थर के इन औजार के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट्स कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक, प्रेशर फॉल्किंग कहा जाता है। इसमें आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, या आपके दोनों ठीक है। आपको बताना क्या था कि जो पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था, उनकी विशेषता बतानी थी। तो आपका जो जहाँ पर ये औजार बनाए जाते थे पत्थरों के, उनके स्थल को क्या कहा जाता था, उद्योग स्थल कहा जाता था। और इन औजारों के निर्माण में जो तकनीक प्रयोग की जाती थी वो थी दबाव सल्क तकनीक। ठीक है, तो आपका जो पहला और दोनों आंसर आपके सही है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुराण पाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो आपका जो राख के साक्ष्य हैं वो कुरनूल गुफा से मिले हैं। आपका आंसर जो राइट आंसर है वो बी है, कुरनूल गुफा से। पांचवा है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में आपको सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो ये कह रहा कि जो मध्य पाषाण युग में जब जलवायु परिवर्तन से जो नए बदलाव आए थे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो भी ठीक है, ये भी हुआ था। इसी काल में मछली भी आपका जो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी और गेहूं, जौ, चना तो आपके उगने लगे थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल। तो आपने पढ़ा भी होगा
आपके ये 3 आपके सही हैं, ठीक है, और जो ये है आपका गलत है। तो आंसर होगा आपका महापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है वो है भीमबेटका की गुफाएं। यह आपकी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। और जो ये गुफाएं हैं इनको शुंग कालीन या सातवाहन कालीन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। उपयुक्त में से किन किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो आपका जो मध्यपाषाण काल है उसको आपका क्या कहा जाता है? लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ऑप्शन इज बी, यानी कि जो आपका दूसरा मध्यपाषाण काल है ऑप्शन बी वो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंस्की के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न कथनों पर विचार करना है आपको। पहला क्या दिया गया है, हुंस्की से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। नहीं, तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, क्योंकि जो हुंस्की है वो पुरापाषाण युग के, यहाँ जो हुंस्की है यहाँ से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन जो यहाँ से प्राप्त औजार थे वो बलुआ पत्थरों से नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि यह जो औजार थे ये चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। हुंस्की से प्राप्त औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला दिया गया है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी आपका गलत है। आपका जो सही आंसर है वो है प्रागैतिहासिक काल में जो शुतुरमुर्ग के अंडे के जो छिलके होते थे उन पर चित्रांकन या इन पर मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इज सी, ऑप्शन इज सी। इसके एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण थे वो ये नवपाषाण युग से प्राप्त न होकर पुरापाषाण काल से मिले थे। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखना कि भारत में शुतुरमुर्ग के जो साक्ष्य थे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए थे। और यह अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और तीसरा आंसर आपको पता ही है कि जो अंडे के छिलकों पर चित्रांकन बनाए जा रहे थे और इनसे मनके बनाने का भी प्रमाण मिला है, ठीक है। तीसरा यूनिट देखते हैं, हम तीसरा चैप्टर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, गाय, बकरी, कुत्ता या बैल। तो सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था वो था आपका कुत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषकों व पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि कृषकों और पशुपालन के जो पहले साक्ष्य थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पेयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफकाल, बुर्जहोम, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डी। आपका 5 स्थानों से आपके कृषक और पशुपालनों के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो पुरास्थल है कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। अभी हमने पिछले ऑप्शन में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, तो अभी हमें देखना है कि कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपका कुर्नूल से प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफक्राल, बुर्ज होम से आपके कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले थे। तो कुर्नूल से आपका जो कृषि व पशुपालन के जो साक्ष्य थे नहीं मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में अपने कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सही आंसर होगा आपका 1 और 2, यानी कि यहाँ के जो बुर्ज होम के जो लोग थे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को क्या कहा जाता था, गर्तावास कहा जाता था। और यहाँ से जो झोपड़ियाँ के अंदर जो बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन का चुनाव करना है। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पति व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होता था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो आपका जो सही मतलब इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि इस काल में जो औजारों का प्रयोग था बंद नहीं हुआ था, ठीक है। नवपाषाण युग में आपके औजारों का प्रयोग बंद नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कथनों का चुनाव करना है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण दिया गया है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपका पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर ए इज राइट। नवपाषाण के लोग कपड़े भी बुनते थे और इस काल में आपका कपास भी उपजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है। तो मेहरगढ़ है आपका बोलन दर्रे के निकट। 8वां क्वेश्चन है मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो आपके दोनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। मेहरगढ़ के जो कब्र होते थे उसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे और उन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो आपका आंसर दोनों सही हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था। तो आपका बकरी को दफनाया गया था, ठीक है। मेहरगढ़ से एक कब्र प्राप्त हुई थी जिसके साथ क्या दफनाया गया था, एक पालतू बकरी को दफनाया गया था। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो मेहरगढ़, हल्लूर या गुफक्राल या दाऊजली हेडिंग। तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा दाऊजली हेडिंग, ठीक है। चौथे यूनिट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है
भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहला खोजा गया नगर आपका कौन सा था? तो आपको भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया स्थल बताना है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या सोतक्वाको। तो आपका राइट आंसर विल बी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा आपका ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, लगभग 80 वर्ष पूर्व इस स्थल को खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो हड़प्पा है आपका, जो पंजाब वाला जो पाकिस्तान है वहाँ पर है। ठीक है, उस वाले पाकिस्तान वाले में है। थर्ड क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़े लेकिन निचले इलाके में बना था। तीसरा है पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। और चौथा है इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ होती थी कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, कि इसके जो दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियाँ होती थी कच्ची ईंटों से नहीं बनाई जाती थी, ये आपकी पक्की ईंटों से ही बनाई जाती थी। ठीक है, बाकी आपके सारे सही है। इसमें जो आपका रॉन्ग आंसर होगा वो है डी, इसमें पक्के ईंटों से बनाया जाता था दीवार। चौथा क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता आपको बताने की, इसमें उस स्नानागार की कौन सी विशेषता नहीं थी। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो आपका जो ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो है आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें नहीं निकाली गई थी। बाकी आपका ठीक है। तालाब को बनाने के लिए ईंट व प्लास्टर का ही प्रयोग किया गया था और इसके जो पानी लीक ना हो उसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी और इसको उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में आपको कथन बताने हैं। ठीक है, तो कालीबंगा और लोथल से आपको अग्निकुंड मिले थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले थे। तो आपको सही कथन बताना है इसमें। तो 1 और 2 जो है आपके सही है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले थे और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े जो भंडार गृह थे वो भी मिले थे। ठीक है, छठा है आपका निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पाकिस्तान। तो सही आंसर होगा आपका डी, आपके पांचों जो स्थान है हड़प्पा नगर से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण था योजनाबद्ध से तरीके से किया जाता, लेकिन इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। ये जो वाला आपका ऑप्शन है ये गलत है। बाकी अगला भी देख लेते हैं। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर। ये वाली जो विशेषता थी ये नहीं थी। ठीक है,
क्योंकि जो नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, इसके जरिए इनकी देखभाल की जा सकी थी, यानी कि नालों को खुला ना छोड़कर ढका था। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में आपको विचार करना है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा हड़प्पा के नगरीय जीवन के बारे में आपकी जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट हैं। नगरों में जो शासक वर्ग होता था वही इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था और यहाँ लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त बाट व मनकों के संदर्भ में विचार करने हैं। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। और आपको इसमें बताने की इन दोनों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी कि जो मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो आपका हड़प्पा से हुआ था, मोहनजोदड़ो से हुआ था, या धौलीवीरा या कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से आपकी कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई थी। हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और आपको सही आंसर बताना है इसमें। ठीक है, तो आपका पहला और तीसरा आपका सही आंसर है। जो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और मुहरे बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जो पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई थी। उसमें अधिकतर जो थे पत्थर थे। शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। इनसे पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की ही मुहर बनाते थे। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल की इसके बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगी जिसमें हम बाकी के चैप्टरों के एमसीक्यू हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।